नमस्कार, स्वागत है आपका जनसंसद में। मैं हूं अमृता राय और आज हम खड़े हैं हिमाचल यूनिवर्सिटी के कैंपस में। यहां पर छात्र छात्राओं की बड़ी तादाद मौजूद है हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें, इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 4000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। छात्राओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन आज भले ही उनका रिप्रेजेंटेशन यहां पर कम हो, मगर इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि इस साल इस यूनिवर्सिटी से 300 से ज्यादा और देश में तकरीबन कह सकते हैं सबसे ज्यादा छात्र छात्राओं ने नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया है। और इस नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने के पीछे इस लाइब्रेरी की बहुत बड़ी भूमिका है। इस लाइब्रेरी में रात रात भर बच्चे बैठकर पढ़ाई किया करते हैं। बावजूद इसके आखिर यहाँ के युवाओं की एस्पिरेशन, सपने क्यों नहीं पूरे हो पा रहे हैं और सपने हैं क्या, इस पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको अपने मेहमानों से यहाँ परिचय करवा दें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूरे छात्र छात्राएं तो हैं ही यूनिवर्सिटी के, लेकिन साथ ही कुछ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ हैं विजेंद्र मेहरा साहब, जो कि छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। विजेंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं बलविंदर कंवर, जो कि राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं एनएसयूआई के। बलविंदर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर घनश्याम चौहान हैं, जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम जी। और हमारे साथ हैं रवि मेहता जी, जो कि पूर्व प्रदेश सचिव हैं एबीवीपी के। रवि जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश लोमी जी हैं, जो कि बरसों से यहाँ के छात्र छात्राओं की आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं अपने लेखन के जरिए। इन तमाम लोगों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल में यहाँ के युवाओं के सवाल। सबसे पहले हम यहाँ पर महिला छात्रा को लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस कॉलेज के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर 75% है, लेकिन आज उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। आखिर क्यों कम है और क्या कर रही हैं छात्र छात्राएं आज? यूनिवर्सिटी और हिमाचल प्रदेश में जो गर्ल्स की सबसे बड़ी समस्या है, वो गर्ल्स की ही नहीं, आम स्टूडेंट्स की सबकी समस्या है। आपने जैसे कि अभी कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी नेट जीआरएफ में सबसे आगे, पर जो हमारी जो प्रेजेंट जो सरकार है यहाँ हिमाचल में, कोई भी जो जॉब पॉलिसी, प्रॉपर जॉब पॉलिसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई के लिए अभी तक नहीं बनी है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि वो प्रॉपर पॉलिसी सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाए। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। विजेंद्र जी, आप यहाँ पर छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं कुछ दिनों पहले तक। बड़ा एसएफआई का एक लंबा इतिहास रहा है इस यूनिवर्सिटी में। आप क्या समझते हैं, यहाँ पर छात्राओं और छात्रों की समस्या बड़ी क्या है, जो सबसे पहले सॉल्व करने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जो कुछ भी यहाँ पर प्रगति हो रही है, छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों की ये देन है। तो प्रशासन का यहाँ पर रोल रहना चाहिए, सरकार का रहना चाहिए, उसमें बिल्कुल कोताही है। और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एजुकेशन में, वो लगातार गिर रही है। यहाँ के बजट में कटौती हो रही है। इसके लिए सरकार को तुरंत जो है एक तो बजट एक्सपेंडिचर जो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ जो है इस प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर प्रॉपर जो फैकल्टी है उसका होने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पद यहाँ पर रिक्त हैं। प्राध्यापकों के जो भर्तियां भी यहाँ पर हो रही हैं वो अयोग्य लोगों की हो रही हैं। तो इस तरीके से अगर इस यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से नेट और जीआरएफ में पूरे इंडिया में इसने नाम कमाया है और आगे बढ़े हैं, अगर इस विश्वविद्यालय को और आगे ले जाना है तो छात्रों, कर्मचारियों और अध्यापकों के साथ साथ प्रशासन और सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। जी, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि यहाँ पर असल में एक पढ़ने लिखने वाले छात्रों की संख्या अच्छी है और पढ़ाई में उनका मन भी लगता है, लेकिन मुश्किल यह है कि यहाँ पर टीचर्स की कमी है, यहाँ पर बजट की कटौती हो रही है। क्या आप इसे सही मानते हैं? मैं सही मानता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बजट रियल टर्म में काफी समस्या नहीं बढ़ा है, और सरकार का हमेशा ये रहता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्सेज से यूनिवर्सिटी चलाएं। उसका दूसरा मतलब है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो उसमें फीस की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, और फीस की बढ़ोतरी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं दे सकते हैं। तो उस टर्म में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से वंचित करेंगे। तो उसमें पहली जिम्मेवारी सरकार की है कि वो प्रॉपर रिसोर्सेज यूनिवर्सिटी को दें। रियल टर्म में डॉक्टर परमार के टाइम से 10% हर साल या इंक्रीमेंट मिलती थी यूनिवर्सिटी को बजट में। उस किस्म की स्पेशल स्कीम यूनिवर्सिटी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज द ओनली स्टेट यूनिवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश। जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिमाचल प्रदेश में हमारा जो ये विश्वविद्यालय है वो कई गतिविधियों का केंद्र है। पूरा प्रदेश का युवा यहाँ पर अपनी नजरें तो गड़ाता है, तो पूरे प्रदेश का विजन भी इस विश्वविद्यालय से जाता है। विश्वविद्यालय में आपकी बात को ही प्रारंभ आगे करूंगा कि आपने कहा कि भी नेट और जेआरएफ के लोगों ने यहाँ पर बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। कोई भी सरकारें
प्रदेश में आती है, जी। युवाओं के लिए विशेषकर वो चाहे शिक्षा के संदर्भ में हो, रोजगार के संदर्भ में हो, एक प्रॉपर पॉलिसी पिछले कई वर्षों में उसका कमी खली है। आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार को लेकर प्रॉपर पॉलिसी नहीं है, आपको कुछ कहना है? मैं उसमें करेक्शन करना चाहूंगा। आपने जो कहा सरकारें, मैंने कहा सभी सरकारें, एक सरकार की विषय नहीं कह रहा हूं मैं, सभी सरकारों की बात कर रहा हूं। जी, चलिए हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है? कोई भी स्टूडेंट जब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो आई थिंक वहाँ का सबसे पहला इम्प्रेशन उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को देख कर होता है। और यहाँ पे मुझे अब सेकेंड ईयर इन द यूनिवर्सिटी, तो कोई भी इम्प्रूवमेंट कहीं भी नहीं, चाहे वो डिपार्टमेंट से, चाहे वो हॉस्टल्स हैं, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी की बसेज हैं। बजट आता है, कहाँ जाता है किसी को कुछ पता नहीं है, मनी आ रही है जा रही है, बस पेपर में पता लग जाता है कि ओके इतना इतना ग्रांट मिल गया, बट वो यूज आपके सवाल को आगे बढ़ाते हैं। लोमी जी, कितना बजट आता है, कहाँ खर्चा होता है, क्यों नहीं इस यूनिवर्सिटी का रेनोवेशन हो रहा है, क्यों बिल्डिंगें पुरानी हैं, क्या आप लोग अब तक देखते आ रहे हैं? शिक्षा का जो बजट है, जहां तक बजट का प्रश्न है, उसमें वृद्धि तो हुई है, लेकिन जी बोलिए। लेकिन इस समस्या ये है कि जिस तरह से शिक्षा का विस्तार हो रहा है और जैसे होना चाहिए और जिस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, उसके लिए कितने धन की आवश्यकता है, विस्तार के लिए कितनी आवश्यकता है, आपकी जो शिक्षा है उसको प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए आपके लिए कितने धन की आवश्यकता है, इसके बारे में कोई चिंतन नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये एक क्लैरिकल एक्सरसाइज है, एडहॉक तरीके से, जैसे वो हर बार बजट बनाते हैं, वहां पर बाबू बजट बनाते हैं और वो कहते हैं हमने 15% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, और जो प्रायोरिटीज जिन्होंने फिक्स करनी है, जिन्होंने शिक्षा देनी है, उसका उसमें कोई योगदान नहीं है। और शिक्षा जो और बजट है आपस में जुड़ का, आपस में कोई संबंध नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो 3 विषय आपने रखे हैं, आपने इसमें रखा है शिक्षा, रोजगार और युवा। हमारे देश में युवा के लिए अलग नीति है, शिक्षा की अलग नीति है, रोजगार की अलग नीति है। जब तक एक समन्वित नीति नहीं होगी, एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं होगी, तो समस्या का हल नहीं होगा। हमारे यहाँ मिसमैच है। समाधान के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सवाल पूछ लेते हैं। जो सवाल है, आप भी युवाओं के बीच में रहते हैं, आपकी नजर में यहाँ के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सही मायने में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जितने भी युवा हैं, उनकी जो समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट ही है। कि जितना अगर देखा जाए तो करीबन 8 लाख युवा इस टाइम हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयड है और 92,000 के करीब जिला शिमला से संबंधित है। और आने वाले वक्त में ये परिस्थिति और बिगड़ सकती है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसी से आगे और विजनरी पॉलिसी फ्रेम करने की आवश्यकता है कि जिसके साथ साथ हमें अपनी डिग्रीज कंप्लीट करने के तुरंत बाद जॉब मिले, क्योंकि वरना हमारा भविष्य बिखर सकता है। जी, तो एनएसयूआई का ये मानना है कि दरअसल जैसे ही छात्र छात्राओं की पढ़ाई खत्म हो, उन्हें तुरंत नौकरियां मिलनी चाहिए। हम आपको ये भी बता दें कि शिमला यूनिवर्सिटी और इस कैंपस के बारे में मैंने ये सुना है कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स, दूसरे कोर्स के बाद तीसरा कोर्स, तीसरे कोर्स के बाद पीएचडी, पीएचडी के बाद डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी इसलिए सिर्फ करते रहते हैं ताकि सरकारी नौकरी में उनकी बारी आ जाए तो यहाँ पर वो पढ़ाई छोड़कर सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सकें। लेकिन इसके अलावा इस कैंपस की और क्या समस्याएं हैं, इस लाइब्रेरी को दुरुस्त करने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है? यहाँ पर मैंने सुना है कि छात्र तो पढ़ने आते हैं मगर किताबों की कमी है, नई किताबें नहीं आ रही हैं, उनको लेकर क्या किए जाने की जरूरत है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। हिमाचल यूनिवर्सिटी के कैंपस में आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं की समस्या क्या है, उनके सपने क्या हैं और उन्हें लेकर सरकारें कितनी संजीदा हैं। हमारे साथ तमाम युवा हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं, पत्रकार हैं, लेकिन युवाओं से उनकी समस्या पूछें उससे पहले यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए और आपकी नजर में यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में अगर पहला सुधार करना हो तो वो क्या होना चाहिए? पहला सुधार इस यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो जी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स।
टीचर्स की प्रॉब्लम बात की जाए तो टीचर्स यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल अगर बात की जाए तो ओनली 20% टीचर्स आर एलिजिबल। अभी टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट यहाँ हो रही थी, रिक्रूटमेंट के अंदर भी 80% जो वहाँ रिक्रूटमेंट हुई है दे आर नॉट एलिजिबल। मतलब जो आपका एपीआई है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, उसके जो रूल्स है उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन लोगों की यहाँ भर्ती हो रही है। तो मतलब जो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हम बात यूनिवर्सिटी के अंदर करते हैं, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ से आएगी? जो टीचर्स की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, मतलब अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनको यहाँ मतलब भर्तियां हो रही है उन लोगों जी। तो समस्या ये है कि छात्र पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले लोगों की कमी है, और जो पढ़ाने वाले लोगों की ही कमी नहीं है बल्कि उनकी क्वालिटी को भी लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप बताइए कि इस क्वालिटी को सुधारने के लिए आपको क्या लगता है और क्या किए जाने की जरूरत है? जहां तक मेरा विचार है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने में अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं बेसिकली बोलना चाहूँगा रिसर्च स्कॉलर्स पे। हमारे रिसर्च स्कॉलर जो हैं वो 2-2, 3-3, 4 के साथ रहते हैं, उनको 4-4 उनको सिंगल रूम्स नहीं मिलते, उनको टाइमली स्टाइपेंड नहीं मिलता है, तो रिसर्च के नाम की कोई बात ही नहीं हो सकती यहाँ पे प्रोसीड। क्वालिटी एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं है। बिजनेस माइंडेड नेता है यहाँ पे जो सिर्फ मनी माइंडेड पैसा ही कमाना चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं लाना चाहते इसको इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। जी 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 जी। एक और मैंने सुना कि ये लाइब्रेरी जो है, हालांकि 24 घंटे एक्सेस है यहाँ पर, लेकिन बावजूद इसके आज लाइब्रेरी बंद है, यहाँ पर छात्र जाके पढ़ नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? जो ये लाइब्रेरी है, इसको नाम तो 24 आवर्स का दिया गया है, पर ये 24 आवर्स पूरे 24 आवर्स नहीं चलाई जाती है, इसे आधी रात में ही बंद किया जाता है। तो ये एक स्टूडेंट्स की यहाँ प्रॉब्लम है। और जो यहाँ बेसिक प्रॉब्लम है वो यहाँ जितने भी वो जो प्रशासन है, अथॉरिटी है यूनिवर्सिटी कैंपस की, वो छात्र विरोधी निर्णय लिए जा रही है। डे स्कॉलर्स की फेयर हाई किया जा रहा है, हॉस्टल्स की प्रॉब्लम बोले तो हॉस्टल्स की प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विजेंद्र जी, आप तो छात्र संघ के अध्यक्ष यहाँ पर रह चुके हैं, अब पब्लिक लाइफ में हैं। आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बार बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, यहाँ पर शहर में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पद जीत लिए हैं। सवाल ये है कि छात्र अपने मुद्दे को लेकर कहाँ तक जाएं, कैसे अपनी मांगों को पूरा करवाएं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? जहां तक छात्रों की मांगों को उठाने का विषय है, छात्र तो केवल अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, जो भी उसमें मेथोडोलॉजी है। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि जहां जो आप एक बात कर रहे थे संजीदगी की सरकारों की, तो सरकारें कितनी संजीदा है यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर, इस बात से झलकता है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा बेरोजगार हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 9 लाख तो पंजीकृत हैं, लेकिन अगर जो अर्ध बेरोजगार हैं और जो गैर पंजीकृत हैं उनको जोड़ दिया जाए तो 17 लाख के करीब लोग जो है यहाँ पर जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। और इस प्रदेश की विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो शिमला टाउन प्लान भी आया है या जो प्रदेश के आंकड़े हैं वो इस बात के गवाह हैं कि 52 से 56% यहाँ पर युवा हैं, वो भी 35 साल से नीचे। अगर 40 साल को मिला लिया जाए 60% से ऊपर ये आंकड़ा जाता है। तो सरकारों की जो संजीदगी है कि जो शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए था, उसके विषय में कोई भी सरकारें यहाँ पर संजीदा नहीं रही है, उसके विषय में पॉलिसी नहीं बनी है और उसके कारण आज बेरोजगारी एक भयंकर रूप यहाँ पर धारण कर रही है। सारी सरकारें, अभी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको मैंने सुना कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने से समस्या का समाधान होगा या फिर उनको रोजगार के अवसर पैदा करना ज्यादा जरूरी है? मुझे ये लगता है कि बेरोजगारी भत्ता देने से बड़ा काम जो है वो जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, असंगठित जो क्षेत्र है, उनको कंसंट्रेट किया जाए। उन क्षेत्रों के ऊपर में आज तक में, चाहे वो देश होगा चाहे प्रदेश है, कुल मिलाकर के एक पॉलिसी उनकी रही केवल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। 8% ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पॉलिसी फ्रेम होती है, परंतु जो 92% है उसके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हो रही है। इसलिए मुझे यह लगता है कि कोई भी सरकारें आती है वो एक बात निश्चित कहती है कि हम नौकरी देंगे, और नौकरी के बाद ही और दूसरा पैमाना मानते हैं रोजगार का माध्यम नौकरी है। दोनों बातें गलत है। और मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि ये केवल भ्रांतियां युवाओं के बीच में फैलाई जाती है। अभी आप रोजगार भत्ता के नाम पर 1000 हाथ में थपाएंगे, आप 2 लाख रुपए दीजिए, आप लाख रुपए दीजिए, उसको असंगठित क्षेत्र जो है उसके बीच में काम करने के लिए इसको प्रेरित कीजिए, स्किल्ड लेबर के बीच में उसको डेवलप कीजिए। ये मुझे लगता है। जी लोमी जी, देखिए जो समस्या है, जो बेरोजगारी भत्ता है, ये कोई समस्या नहीं है। ये एक डिफीट एक्सेप्ट करने के बराबर है कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, हम रोजगार के लिए कोई नीति नहीं बना सकते, इसलिए हम आपको भत्ता देंगे। और भत्ते की राशि कितनी होगी, कैसे इसको देंगे, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये समस्या एक कोई छोटी मोटी समस्याओं से जोड़ के नहीं है, एक बड़ी समस्या की छोटी छोटी ब्रांचेज हैं जिनको आपको हल करने के लिए एक बहुत बड़ी दृष्टि चाहिए। आपको एक नीति बनानी पड़ेगी जिसमें आपकी जो शिक्षा है मिसमैच है। जी, जो शिक्षा आप दे रहे हैं उसके लिए रोजगार नहीं है,
जहाँ रोजगार है उसके लिए आपके पास व्यक्ति ट्रेन आपने नहीं बहुत है। महत्वपूर्ण बात की, जो शिक्षा दे रहे हैं उसके लिए रोजगार नहीं है, तो रोजगार पर एक शिक्षा देने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है? उसमें एक तो सीधा है कि आपका जो जॉब क्रिएशन हो वो एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, और यहाँ ऐसा नहीं। जैसा आपने पहले भी कहा है कि अगर एक बच्चा एमए एक सब्जेक्ट में कर रहा है फिर दूसरे में जा रहा है, इसका मतलब उसका कोई लिंक ही नहीं है, ना उसके एजुकेशन और उसका कोई लिंक नहीं है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे बेरोजगार भत्ता की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है फौरी तौर पर वो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। अगर आप यहाँ की जियोग्राफिक सिचुएशन देखेंगे, अगर एक बच्चा बरमौर से यहाँ इंटरव्यू देने शिमला आता है, उसके बाद ट्रेवल करने के लिए एक्सपेंसेस तक नहीं होते, तो अगर उसको एक भत्ता मिलता है जब तक उसको पूरा रोजगार ना मिले, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी एक सोशल जस्टिस का एग्जाम्पल होगी। दैट शुड बी। क्या युवा इस बात से संतुष्ट हैं कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाए, वो अपना जीवन चलाते रहेंगे ठीक से, या उनको और भी कुछ चाहिए? देखिए, सही मायने में अगर कांग्रेस पार्टी का देखा जाए तो वो हमेशा ही प्रयासरत रही है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दी जाए। जैसा कि माननीय श्री आनंद शर्मा जी के नेतृत्व में स्किल अपग्रेडेशन सेंटर बद्दी में बना है, वो इसलिए बना है कि जितने भी यहाँ युवा हैं उन्हें जो बाहर से युवा आते हैं और यहाँ नौकरियां प्राप्त करते हैं, और जो हमारे यहाँ के युवा होते हैं प्रॉपर स्किल नहीं होते हैं। इस तरह से यहाँ पे वो युवा स्किल बनेंगे और हजारों के हिसाब से। जी, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 500 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे स्किल्ड पढ़ाई कराने के लिए, यानी युवाओं को स्किल्ड लेबर बनाने के लिए, लेकिन आपको क्या कहना है इस पे? मेरा क्वेश्चन ये है कि आज भी हमारी लेबर फोर्स का मेजोरिटी ऑफ पार्ट एग्रीकल्चर में स्टक है, हॉर्टिकल्चर करता है, उसकी एजुकेशन +2 के बाद स्पेशलाइज हो जाती है। क्यों नहीं उसको डाउन ले जाए, फिशरी इन सबको पहले से इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि जो लेवल ऑफ स्कोप है वो बढ़ जाए। आज हमारे पास एमए करने के बाद या तो टीचर लग सकते हैं, या अफसर लग सकते हैं, या घर में बैठ सकते हैं। तो आदमी को जो काम हमने ऐसे भी करना है उसकी अपॉर्चुनिटी को वाइड किया जाए। डाउन लिंक एजुकेशन भी देखेगा। बहुत संक्षेप में आप बोलिएगा, क्या आप कहना चाहते हैं? बहुत संक्षेप में। मैम, मुझे ये कहने की अगर बेरोजगारी भत्ता देने की बजाय जो यहाँ पे स्थान जो रिक्त पड़े उनको क्यों नहीं भरा जाता है? भत्ता देने से क्या होगा? आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, अगर किसी पॉलिटिकल लीडर की आपके पास अप्रोच है तो ओके, इजीली आपको जॉब मिल जाता है, उसके बाद नहीं। भत्ता देने से क्या होगा? आई एम नॉट इन फेवर ऑफ। जी, तो यहाँ के युवा इस बात से सहमत नहीं है कि बेरोजगारी भत्ता देकर उन्हें ललचाया जाए। उनको ये चाहिए कि दरअसल उनको अपना सामाजिक जीवन चलाने के लिए, अपना जीवन बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक रोजगार परक शिक्षा मिले और रोजगार मिले। बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और क्या क्या जरूरत है इसके समाधान के लिए, युवाओं के सपने पूरे करने के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में कि युवाओं की समस्या क्या है और उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। आपको बता दें, अगर सरकारी आंकड़े को देखें तो 9 लाख से कुछ ज्यादा युवा यहां पर बेरोजगार हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि युवाओं के लिए कोई ठोस नीति, कोई पॉलिसी नहीं है ताकि उनके सपने पूरे किए जा सकें। विजेंद्र जी, युवाओं को लेकर क्या ठोस नीति बनाए जाने की जरूरत है? यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट तक को नौकरी नहीं मिलती है और बाहर के लोगों को लेकर यहाँ पर नौकरी दी जा रही है, तो यहाँ के लोग कहीं अपने आप को डिप्राइव्ड और गुस्से में फील कर रहे हैं। देखिए, जहां तक रोजगार का प्रश्न है तो इसके लिए जो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो एक नीति होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं बनी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो एक विजन होना चाहिए था हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए। शुरुआती दिनों में विकास हुआ डॉक्टर वाई एस परमार के जमाने में, लेकिन उसके बाद लगातार ये गिरता गया। अभी जो नौकरी थी भी, अगर हम सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं तो एक जमाने में 3 लाख के करीब रोजगार थे, वो भी खत्म हो रहे हैं, 2.25 लाख पे आ गए हैं। नया रोजगार तो पनप नहीं रहा है, जो है उसको भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। MOU आया, उसमें 36,000 नौकरियां गई, हर साल 2% कटौती होगी, नया रोजगार देने की बात नहीं हो रही। जहां स्किल्ड की बात यहां पर हो रही थी, एक मुद्दा उठा था कि स्किल्ड जो है वो यहाँ पर लोग निकल के नहीं आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर 150 के करीब ITI हैं, वहां से स्किल्ड लोग निकलते हैं, लेकिन उनके लिए भी हाइडल प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री के अंदर रोजगार नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हाइडल प्रोजेक्ट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर या दूसरे जो विविध विषय हैं उसके अंदर अगर रोजगार की सृजन की कोशिश की जाए और 70% रोजगार दिया जाए तो कुछ ना कुछ अंकुश उसमें लग सकता है। और इसके अलावा क्या आपको लगता है कि स्वरोजगार के अवसर भी बनाए जाने की जरूरत है?
देखिए, इसमें रोजगार का क्वेश्चन कहां से, जो बेसिक कॉज है, मेरा क्वेश्चन है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से कि आप असेस कीजिए कि ये जो बेसिक कॉज है इस चीज का, जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज है, आप कुछ एक हाथों में हिंदुस्तान के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, आप उनके हाथ में कोल ब्लॉक्स दे रहे हैं, आप उनके हाथ में एजुकेशन दे रहे हैं, रिसर्च दे रहे हैं, आप उनके हाथ में जो है जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो किस तरीके का करप्शन और ये किस तरीके की प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि इस सिस्टम में जो इस तरीके से रोजगार पैदा होंगे, स्टूडेंट सेटिस्फाई होंगे, मतलब एक बेसिक जो क्वेश्चन है, तो इनको पॉलिसीज को असेस करने की जरूरत है। जी, आप लोग बताइए कि पॉलिसीज को कैसे और दुरुस्त किया जाए ताकि युवाओं के सपने पूरे हों। देखिए, हमारा मानना यह है कि आने वाले वक्त में हमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो जैसे बड़ी मेट्रो सिटीज है, वहां पे चलता है, आम युवा वर्ग उससे जुड़ा है, और जो एग्रीकल्चर है, हमें एग्रीकल्चर को और ज्यादा बूस्ट करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज हमें अच्छी फ्रेम करनी होगी, और सही मायने में जो शिक्षा की गुणवत्ता है और जो स्किल्ड की गुणवत्ता है, जो हम दूसरे जो बाहरी राज्यों से युवा आते हैं उनके हम मुकाबला नहीं कर पाते, उसे हमें प्रॉपर मेंटेन करके एक युवक को तैयार करना होगा इसी प्रदेश का। एक युवा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हमारे साथ है, आप ये बताइए कि आपका सपना क्या है, आप पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हैं? हाँ बोलिए। मैम, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ आईटी क्षेत्र में। तो आईटी क्षेत्र में आगे आपको लगता है कि जिस तरह की नीतियां आगे चल रही हैं वो आपका सपना पूरा हो पाएगा? मैम, मुश्किल है, मेरे हिसाब से मुश्किल है, नहीं हो पाएगा मैम, क्योंकि ना मैम यहाँ पे ज्यादा राजनीति में, सारा पैसा राजनीति में लग रहा है मैम। जी, पढ़ाई पे कम लग रहा है। बैठिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूँगा, हमारा जो आज पढ़ाई है या पढ़ना या पढ़ाना एक प्रोफेशन बन चुका है, इसमें वैल्यू, मॉरलिटी सब कुछ खत्म हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि हमारा जो ग्राउंड रूट है, बेस रूट है, वैल्यू से भरा हो, मॉरलिटी से भरा हो, तभी हम लोग सफल हो पाते हैं, यही कहना चाहूंगा मैम। थैंक यू। तो टीचर हैं यहाँ पर, आप घनश्याम जी, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनकी समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें जो नैतिकता की शिक्षा मिलनी चाहिए, जो वैल्यूज उनको इस यूनिवर्सिटी से लेकर बाहर निकलना चाहिए, उसकी भी कहीं कोई कमी दिख रही है। देखिए, मैं नैतिक वैल्यू पे थोड़ा बाद में आऊंगा, मैं पहले आपको रोजगार के उसमें 2-3 एस्पेक्ट बताना चाहूंगा। पहला ये कि जो आप स्वरोजगार की बात कर रही थी, पर्यटन में यहाँ इतनी क्षमता है कि आप बहुत ज्यादा स्वरोजगार क्रिएट कर सकते हैं। शिमला के आसपास दर्जनों ऐसी जगह है जहाँ पे आप छोटे छोटे स्पॉट क्रिएट करके लोकल यूथ को आप जॉब दे सकते हैं। यही चीज आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर या दूसरे सेक्टर में कर सकते हैं। और कृषि और बागवानी में मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे इतनी संपदा है, जो नेचुरल संपदा है, उस पे उनको युवा को आप रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। ये पहली चीज है। सेकंड चीज है जो ज्यादा गंभीर, जो यहाँ खड़े इतने बच्चे खड़े हैं, इनको चिंता इस चीज की भी है, पहले गवर्नमेंट शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से अपने को पीछे हटा रही है। ये सबसे बड़े यहाँ पे जॉब गिविंग सेक्टर थे। अब जब वो पीछे हट रही है और जो जॉब दे रही है वो इनफैक्ट सेमी एम्प्लॉयमेंट है। आपके एक चीज के लिए, एक सिलेबस पढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, पक्के टीचर है हमारे जैसे, फिर आपके पैरा टीचर है, फिर आपके पीटीए के बेस पे पढ़ाने वाले टीचर है। काम एक ही कर रहे हैं, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक आप यूथ को 1500 से लेकर 5000 से लेकर मेरे जैसे लोगों को आप लाख से ऊपर सैलरी दे रहे हैं। काम वही हो रहा है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। ये जो भेदभाव है इसकी वजह से। थर्ड एस्पेक्ट इसमें ये है कि गवर्नमेंट की जो अपनी पॉलिसी है, जो उसको वो इम्प्लीमेंट करने में फेल रही है। उसमें आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या इंडस्ट्रियल एरिया में 70% हिमाचलियों को जॉब देने की बात वो कभी पूरी नहीं हुई। हमारे पास यहाँ इंडस्ट्रीज आती है, पर काफी जॉब देने की बात की। बीजेपी ने बहुत कई बार ये मुद्दा रेज किया कि हम 70% यूथ को अपने यहाँ रोजगार देंगे, और 1998 से लेकर अब तक यही वादा चला आ रहा है, लेकिन पूरा नहीं हुआ। मैं भाजपा के प्रवक्ता के रूप में तो यहाँ नहीं हूँ, हाँ, लेकिन एबीवीपी और भाजपा एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। आज प्रदेश में एक सिनेरियो जो हिमाचल में बना है, युवाओं को, इस भाजपा सरकार को मैं बधाई जरूर दूंगा कि उन्होंने कमिट किया था कि हम 50,000 नौकरियां आपको, पिछले जो रिजाइन उनका रहा है उसमें हम देंगे। 45,000 तक में उन्होंने रोजगार दिया है, वो बधाई की पात्र है। 1.5 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्होंने लोगों को, यूथ को रोजगार प्रोवाइड किया है। अभी उन्होंने कमिट किया अपने घोषणा पत्र में कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जी। दूसरा मैं ये कहूंगा, घनश्याम जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा, उनकी बात का समर्थन करता हूं कि हिमाचल में जिस विषय पे हम सबको मिलकर के सोचना चाहिए, वो पर्यटन का क्षेत्र हमारे पास में है।
भाई साहब ने वहां से कृषि की बात कही है, तो पूरे देश भर में आज भी 57% ये तो योजना आयोग कह रहा है जी कि उसमें कृषि से रोजगार जी, तो पर्यटन और कृषि से रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है। बहुत संक्षेप में एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगी। मैं रवि भाई का जवाब देना चाहूंगा। हाँ, बहुत कि जो बात कांग्रेस बीजेपी ने जो बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा रोजगार दिया है, परंतु कांग्रेस सरकार ने वो रोजगार दिया है जो बिल्कुल रेगुलर नौकरियां दी हैं। और मैं पीटीए के बच्चे अभी तक वो रेगुलर नहीं किए गए हैं। तो मैं जहां ये कहते हैं कि भाजपा ने बड़ा भारी रोजगार दिया है, तो मैं कांग्रेस सरकार को भी बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि पीछे उन्होंने भी बहुत रोजगार दिया है। जी 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 जी, हमें यहाँ पर राजनीति को कम, लेकिन हाँ, राजनीति के जरिए इन सवालों के हल जरूर चाहिए। लोमी जी, आपको क्या लगता है, राजनीतिक तौर पर क्या ऐसे नियम, क्या ऐसे पॉलिसीज लाने चाहिए ताकि इन रोजगार की चाहत रखने वाले युवाओं की एस्पिरेशंस को पूरा किया जा सके और इनके काम को या इनके योगदान को इस हिमाचल प्रदेश के लिए एक तरह से विकास का जरिया बनाया जा सके? देखिए, अगर मैं बड़े क्रूड शब्दों में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में देश और प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। इट इज ऑलवेज एनार्की इन एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि देश में एजुकेशन की कोई प्लानिंग नहीं है, विकास की कोई प्लानिंग नहीं है। आज तक इस बात का आकलन नहीं हुआ है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद देश का विकास कैसे होगा, किस क्षेत्र में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, उस इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह की मैन पावर की आवश्यकता होगी, कौन से ट्रेंड आपको लोगों की आवश्यकता होगी, कितने शिक्षित होंगे, कितने स्किल्ड होंगे, कितने हाईली एजुकेटेड होंगे, कितनी पीएचडी और साइंटिस्ट होंगे, इसका कोई आकलन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मिसमैच है। आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, इससे बड़ा फार्स क्या हो सकता है? आपने आईटीआई खोले हैं और उसमें आप ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिनको शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है जी। आप उनको अपडेट क्यों नहीं मिल पा रही हैं? हाँ। स्किल डेवलपमेंट होती है। एक आदमी 20 साल से काम कर रहा है किसी में, उसने जब 20 साल पहले डिग्री ली थी, आज उसको स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। और आप आज नए जो आपके ग्रेजुएट हैं, नए आप जो स्किल आपके जो ट्रेंड होकर आ रहे हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट कराओगे, फिर आप उनको नौकरी दोगे। दूसरा यह कि आप पर्यटन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पर्यटन क्षेत्र में आप ये देखो कि रोजगार तो मिल रहा है। कैसा रोजगार मिल रहा है, कितने पैसे मिल रहे हैं उनको, क्या वो सस्टेनेबल है? आप 3000, 5000, 6000, घनश्याम जी ने बिल्कुल ठीक कहा, आपने तो कंपार्टमेंट क्रिएट कर दिए। एक प्रोफेसर 1 लाख रुपए ले रहा है, एक वहीं पर 60,000 ले रहा है, एक वहां पे 30 ले रहा है, एक 15 ले रहा है, एक 10 ले रहा है। जी, डिस्पैरिटी भी बहुत है। शिक्षा का विस्तार किया है। हाँ। और प्राइवेटाइजेशन होने से वो बढ़ गया अराजकता, क्योंकि वहां पर उनको स्टाफ की जरूरत है। दे वांट क्वालिफाइड पीपल। जी, तो लोगों को चाहिए कि किसी तरह से डिग्री लेके वहां पर हमको नौकरी मिल जाए। जी, तो हिमाचल प्रदेश में कम से कम 40 से 50% युवा हैं जो इस प्रदेश का भविष्य तय कर सकते हैं, राजनीतिक भविष्य तय कर सकते हैं। बावजूद इसके सरकारों का ध्यान इस तरफ कम है। हालांकि वो युवाओं को लेकर अपनी नीतियों का और अपने वादों की झड़ी जरूर लगाते हैं, लेकिन युवा उनके वादों पर ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण से फिलहाल इतना ही। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।